हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा गुप्तास के बारे में। ओके, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गुप्ता एम्पायर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और गुप्ता एम्पायर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ क्या बोलते हैं रिविजन टाइप कराना चाहती हूँ कि कौन से टॉपिक्स हमने आज तक कंप्लीट किए। ओके, अब तक हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं हिस्ट्री में, उसका एक ब्रीफ ओवरऑल रिव्यू देना चाहती हूँ मैं। ओके, सो वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन। ओके, हम लोगों ने अपना डिस्कशन जब हिस्ट्री का शुरू किया, वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद द स्टडी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा। ओके, क्यों हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है वो हमने अपनी क्लास में कवर कर लिया है। देन आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री वी स्टडीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट होता है हिस्ट्री के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर ज्योग्राफी का कैसा इम्पैक्ट होता है वो भी हमने देखा। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर स्टडी ऑफ हिस्ट्री विद स्टोन एजेस। हमने स्टोन एजेस पढ़े, वी स्टडीड अबाउट स्टोन एजेस। स्टोन एजेस में भी हमने पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में देखा। ओके, वी स्टडीड अबाउट स्टोन एजेस। इन स्टोन एजेस वी स्टडीड अबाउट पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। स्टोन एजेस के बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा। ओके, मैं लिख देती हूँ IVC। Okay, Indus Valley Civilization. So after studying Indus Valley Civilization, we studied Vedic Civilization. Vedic Civilization. Indus Valley Civilization के बाद हमने Vedic Civilization पढ़ा। Vedic Civilization में we studied two phases of Vedic Civilization, right? One was the early Vedic age and the next one was the later Vedic age. Okay, हमने Vedic Civilization में भी दो स्टेजेस पढ़ी, दो फेजेस, एक था अर्ली वैदिक एज एंड दूसरा था लेटर वैदिक एज। ओके, और लेटर वैदिक एज के दौरान ही हम लोगों ने देखा कि रिलीजियस अनरेस्ट हो रहा था। ओके, लेटर वैदिक एज के बाद हम लोग जब पोस्ट वैदिक एज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया रिलीजियस अनरेस्ट विच वॉज हैपनिंग इन ड्यूरिंग द 6th century BC। 6th century BC में कैसा रिलीजियस अनरेस्ट हो रहा था उसके बारे में डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म तो हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया है। और देन वी स्टडीड अबाउट जैनिज़्म। जैनिज़्म भी हम लोगों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर लिया। देन आफ्टर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वी स्टडीड अबाउट महाजनपदास। महाजनपदास क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है एंड व्हाट वे द रीजंस फॉर राइज ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास राइज होने के पीछे क्या रीजंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। और एक जो इम्पॉर्टेंट महाजनपदा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, मगध। और मगध के जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज है, कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे मगध के? एक तो था हरियंका डायनेस्टी, देन वी हैव शिशुनागा डायनेस्टी, देन नंदा डायनेस्टी एंड द लास्ट मौर्यन एम्पायर। ओके, मौर्यन एम्पायर को हम लोगों ने फोकस करके अच्छे से पढ़ाई कर लिया। मौर्यन एम्पायर में वी डिस्कस्ड अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस एंड द सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर डिस्कस करने के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन एम्पायर डिस्कस करने के बाद वी डिस्कस अबाउट द पोस्ट मौर्यन एज। ओके, पोस्ट मौर्यन एज। सो पोस्ट मौर्यन एज हमने डिस्कस किया। इन द पोस्ट मौर्यन एज हम लोगों ने द नेटिव रूलर्स के बारे में डिस्कस किया और फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में भी डिस्कस किया। हु वर द नेटिव रूलर्स? द शुंगास, द कानवास एंड द शातवाहनास। हमने शुंगास, कानवास और शातवाहनास के बारे में डिस्कस किया। और इसमें शुंगास और कानवास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे UPSC एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हम लोगों ने फोकस करके शातवाहनास के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। देन व्हेन इट कम्स टू फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स कौन कौन थे? इंडो ग्रीक्स के बारे में हमने पढ़ा, साकास के बारे में पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट कुशान्स एंड द कनिष्का। वी स्टडीड अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट रूलर्स। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और उनका क्या इम्पैक्ट था इंडिया के सोसाइटी, सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। ओके, और इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के ऊपर इन फॉरेन इन्वेडर्स के रूल का क्या प्रभाव था वो भी हमने देख लिया।
एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट गुप्तास। मैं क्यों आपको एक क्रोनोलॉजी दे रही हूँ, क्योंकि अगले 3-4 क्लास में हम लोग हमारा एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंशिएंट इंडिया पूरा कंप्लीट होने के बाद हम लोग ज्योग्राफी एंड पॉलिटी साइड बाय साइड शुरू कर देंगे। ओके, बिकॉज बाय December 31st वी हैव टू कंप्लीट आवर जनरल स्टडीज सिलेबस। एटलीस्ट December 31st तक अगर हम हमारा इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज सिलेबस के जो भी टॉपिक्स है अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इट विल बी गुड एनफ फॉर आवर प्रिपरेशन। अगर हम December 31st या January 31st तक भी हम लोग हमारा जनरल स्टडीज सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारे प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इसीलिए फर्स्ट हम लोग जब ये एंशिएंट इंडिया कंप्लीट करेंगे उसके साथ साथ हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी और मेडिवल इंडिया ये 3 सब्जेक्ट्स हम लोग साथ में लेके चलेंगे। ओके, सो डोंट वरी, बाय December 31st वी आर प्लानिंग टू complete the syllabus. Okay, so that is why I am giving you a chronological order in which we have studied ancient India. ancient India को हम लोगों ने किस chronology में पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास। ओके, गुप्तास का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो द टाइम पीरियड विच इज गिवन फॉर द गुप्तास इट इज फ्रॉम 320 AD to 450 AD. Okay, 320 AD to 450 AD. It is the actual time period of Guptas. Guptas जो टाइम पीरियड में रूल किया करते थे वो था 320 AD to 450 AD. Okay, and Guptas age it is known as golden age. Okay, the rule of Gupta empire it is considered to be a golden age इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के हिस्ट्री में गुप्ता एज के रूल को गोल्डन एज माना जाता है। ये क्यों माना जाता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी कि गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है। पर हम लोग आज आज हमारे इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्तास की पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके, उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है क्या है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्तास मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ। सो दिस इज द एरिया ऑफ एक्सटेंशन ऑफ गुप्तास। ओके, एरिया ऑफ रूल ऑफ गुप्तास। गुप्तास का अगर आप रूल देखेंगे तो ये था द एरिया ऑफ रूल ऑफ गुप्तास। एंड यू हैव टू नोट डाउन वन थिंग, गुप्तास के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग जब डिस्कस करेंगे मैं आपको और कॉम्प्रहेंसिवली पढ़ा दूंगी। पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुप्तास दे वेर नोन फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्तास जाने जाते थे अपने डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, क्यों? क्योंकि व्हाट इज मीन बाय डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन? डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सी ये जो एरिया है, ये जो यूपी बिहार का अपर गैंगेटिक वैली का जो एरिया है उसी एरिया में गुप्तास डायरेक्टली रूल किया करते थे। ओके, गुप्तास दे यूज्ड टू रूल डायरेक्टली ओनली इन द यूपी बिहार रीजन। यूपी बिहार रीजन में ही वो डायरेक्टली रूल किया करते थे। और ये जो बाकी का जो एरिया है दे वर रूल्ड बाय द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। दे वर रूल्ड बाय द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास और सबऑर्डिनेट रूलर्स। दे वर रूल्ड बाय द सबऑर्डिनेट रूलर्स ऑफ गुप्तास। कौन है ये फ्यूडेटरीज? इसका मतलब क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। फ्यूडेटरीज दे वर the people who have, or we can say feudatories, they were small kingdoms who have accepted the sovereignty of the emperor. emperor की sovereignty को accept करके जो rulers emperor को gifts, taxes और military help provide करते हैं उन्हें feudatories और subordinate rulers कहा जाता था। और गुप्तास मोस्टली feudatories और subordinate rulers के आधार पे ही अपना kingdom चलाते थे। So that was one of the reason why Gupta Empire also declined. Okay, Gupta Empire का जो decline हम लोग पढ़ेंगे उसमें one of the reason for the decline of Gupta Empire we credit it to the decentralized system of administration. Because see what happens whenever you are relying too much on feudatories, जब आप feudatories के ऊपर ज़्यादा rely करेंगे तो जब भी kingdom weak होगा तब feudatories independence declare करना शुरू कर देंगे, right? See अगर आप गुप्तास का ही केस देखेंगे ना, सो गुप्तास दे वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ कुशान्स। गुप्तास कौन थे? कुशान्स के फ्यूडेटरीज थे। और कुशान एम्पायर जब वीक होना शुरू हुआ, ओके, व्हेन द कुशान एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ओके, व्हेन कुशान एम्पायर वाज वीकरिंग, गुप्तास डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट।
गुप्तास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। सो इन द सेम वे मैंने जब आपको पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि शातवाहनास जो थे, हमने शातवाहनास के बारे में पढ़ा ना, पोस्ट मॉडर्न एज में हमने शातवाहनास के बारे में पढ़ा। तब मैंने आपको बताया था कि ये जो शातवाहनास हैं ये थे मौर्यंस के फ्यूडेटरीज। ओके, शातवाहनास दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ मौर्यस, मौर्यास के फ्यूडेटरीज थे शातवाहनास। और व्हेन मौर्यन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ओके, मौर्यन एम्पायर जब वीक होना शुरू हुआ, मौर्यंस का जो इन्फ्लुएंस था वो वीक होना शुरू हुआ, तब शातवाहनास ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। सातवाहनास के भी फ्यूडेटरीज थे पल्लवास। ओके, सी पल्लवास दे वेर फ्यूडेटरीज ऑफ शातवाहनास। पल्लवास कौन थे? वो शातवाहनास के फ्यूडेटरीज थे। और व्हेन शातवाहनास दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, शातवाहना एम्पायर जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ था तब पल्लवास ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ओके, सो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना भी वन ऑफ द रीजन था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, विल डिस्कस अबाउट देम व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे क्या क्या रीजन्स थे वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फ्यूडेटरीज का मतलब क्या होता है और फ्यूडेटरीज से क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। मेजर एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा सरदर्द नहीं है, सरदर्द लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हर एक एरिया को रूल करना ज़रूरी नहीं है। फ्यूडेटरीज टैक्सेस पे करेंगे, जो भी टैक्स वो लोग कलेक्ट करें वो डायरेक्ट एम्पायर को पे कर देंगे अपना हिस्सा लेके, और मिलिट्री हेल्प भी हमें फ्यूडेटरी से मिल जाता है। ये थे एडवांटेजेस फ्यूडेटरी के। But there are some disadvantages also. Whenever the empire or whenever the emperor becomes weak, the feudatories declare themselves independent. Okay, so हम लोग इसके बारे में अच्छे से आगे जाके पढ़ेंगे। ये एक brief introduction था what is meant by feudatories. So Guptas they were feudatories of Kushans. Okay, Guptas कौन थे? They were feudatories of Kushans and the founder of Gupta dynasty that we have to discuss now. So who was the founder of Gupta dynasty? Sri Gupta. See, Sri Gupta, he is credited to be the founder of the Gupta dynasty, and the time period of Sri Gupta, it is from 240 to 280 AD. Okay, the Gupta dynasty, it was founded by Sri Gupta and the time period is 240 AD to 280 AD. Then after Sri Gupta we have Ghatorgacha. घटोरगचा का जो टाइम पीरियड है वो है 280 AD टू 320 AD। सी, जब मैंने आपको पहले स्लाइड में गुप्ता एम्पायर का जो टाइम पीरियड है जब मैंने आपको वो बताया था, मैंने आपको 320 AD से बताया था, ना कि 240 AD से। क्यों 320 AD से बताया था? क्योंकि द एक्चुअल रूल ऑफ गुप्ता एम्पायर, ओके, नॉट गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम 320 AD, that is with Chandragupta I. चंद्रगुप्ता 1 से ही शुरू होता है, जिसका टाइम पीरियड था 320 AD टू 330 AD। ओके, चंद्रगुप्ता 1 से ही एक्चुअल रूल ऑफ गुप्ता एम्पायर शुरू होता है। ओके, और इन टू रूलर्स जो भी थे, दो रूलर्स श्रीगुप्ता और घटोरगचा, इनके टाइम पीरियड में ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम लोग देखते नहीं। ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दीज टू रूलर्स वी डोंट सी एनी मेजर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इनके टाइम पीरियड में ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिलता। इनके टाइम पीरियड में ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं रहता है। ओके, और दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो रूलर्स है श्रीगुप्ता और घटोरगचा, ये ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल्स भी अपने आप को नहीं देते। दे यूज टू कॉल देम सिर्फ महाराजा, दैट्स इट। ओके, महाराजा का टाइटल ही लिया है श्रीगुप्ता एंड घटोरगचा ने। ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल्स मतलब क्या बोलते हैं, महाराजादि राजा, परम भट्टारका, ऐसे टाइटल्स इन्होंने लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टेरिटोरियली एक्सपैंड नहीं किया था गुप्ता एम्पायर को। द एक्चुअल रूल ऑफ गुप्ता एम्पायर, ओके, इट स्टार्टेड from Chandragupta I. See, Chandragupta I, he is a very important ruler. Okay, then after Chandragupta I we have Samudragupta. See, don't be in a misconception that we are discrediting the contribution of Shrigupta. Shrigupta की contribution को हम लोग कम नहीं कर रहे हैं। Shrigupta is credited, okay, उन्हें हम लोग
क्रेडिट दे रहे हैं कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, बट द एक्चुअल रूल ऑफ गुप्ता एम्पायर इट स्टार्टेड फ्रॉम चंद्रगुप्ता वन। चंद्रगुप्ता वन के बाद हम लोगों को पढ़ना है समुद्रगुप्ता के बारे में। सी समुद्रगुप्ता, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, नॉट ओनली for the Gupta Empire, not only during the time period of Gupta Empire, but even in the Indian history. गुप्ता एम्पायर में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है ये पूरे इंडियन हिस्ट्री में ही समुद्रगुप्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। ओके, सो समुद्रगुप्ता की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो द टाइम पीरियड इज 330 to 380। सी दिस टाइम पीरियड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, ये टाइम पीरियड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ इधर लिख रही हूँ। ओके, अगर आप चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपको कोई भी बुक में ये क्रोनोलॉजी मिल जाएगी। ओके, बट इट वुड बी बेटर इफ़ यू राइट। ओके, बिकॉज व्हेन यू राइट द स्टडी विल बी एंगेजिंग, क्लास बहुत एंगेजिंग लगेगी आपको। ओके, सो इट वुड बी बेटर इफ़ यू राइट दीज थिंग्स इन द नोट्स, बट इफ़ यू आर नॉट राइटिंग देन इट्स ओके। ओके, समुद्रगुप्ता। ओके, समुद्रगुप्ता के बाद द अदर इंपॉर्टेंट रूलर इज चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू, सी चंद्रगुप्ता टू ही इज ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, चंद्रगुप्ता ने अपने आप को विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया था और इसीलिए चंद्रगुप्ता को चंद्रगुप्ता टू को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ओके, देन आफ्टर चंद्रगुप्ता वी हैव कुमारगुप्ता, देन स्कंदगुप्ता। ओके, इनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 455 टू 467, 412 टू 455 एंड चंद्रगुप्ता टू का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 380 टू 412 AD. So these are approximate numbers. Okay. So first we'll start our discussion. We discussed about Shrigupta and Ghatotkacha. इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। श्रीगुप्ता एंड घटोत्कच। तो श्रीगुप्ता का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? He was a founder of Gupta Empire and they gave themselves title Maharaja. Okay, we have to start our discussion from the time period of Chandragupta one. Okay, Chandragupta one के time period से हमें अपना discussion शुरू करना है। See, Chandragupta, Gupta means usually, Gupta means they belong to Vaishya community. Guptas they usually belong to Vaishya community. Guptas कौन थे? Vaishyas थे। और अगर आप एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड में देखेंगे तो यूजुअली देखा गया है कि क्षत्रियास ही रूलर्स थे। ओके, क्षत्रियास दे वेर द रूलर्स, बट हियर गुप्तास बीइंग वाइश्यास दे आर असर्टिंग पावर। सो सोसाइटी में एक स्टेटस अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज करने के लिए, सोसाइटी में अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज करने के लिए चंद्रगुप्ता वन ने लिच्छावी प्रिंसेस कुमार देवी जो कि एक लिच्छावी प्रिंसेस है उनसे शादी की थी। ओके, और ये जो कुमार देवी है शी वॉज अ क्षत्रिय एंड बिकॉज ऑफ दिस हिज सोशल स्टेटस इंक्रीज्ड and not only social status, his prestige and even his power increased. Okay, so चंद्रगुप्ता एक वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ज़्यादातर देखा गया है एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड में क्षत्रियास ही रूल किया करते थे। ओके, द मेजर वर्क ऑफ वैश्यास वाज टू कैरी आउट ट्रेड एंड कॉमर्स, बट चंद्रगुप्ता वन बीइंग वैश्यास दे एस्टैब्लिश्ड अ एम्पायर। ओके, दे स्टार्टेड रूलिंग एंड टू असर्ट दिस सोशल स्टेटस। ओके, सोसाइटी में अपना स्टेटस इंक्रीज करने के लिए चंद्रगुप्ता वन ही मैरिड कुमार देवी। ओके, कुमार देवी शी वॉज अ लिच्छावी प्रिंसेस, and she was a Kshatriyas. Marrying her, Chandragupta one's social status increased. Not only social status, his prestige and power also increased in the society. Okay, so this was about the Chandragupta one. सो देन चंद्रगुप्ता वन ने कुमारा देवी से शादी करने के बाद ही ऑल्सो इश्यूड कुमार देवी कॉइन्स। ओके, कुमार देवी कॉइन्स वेर इश्यूड बाय
Chandragupta one he occupied Prayagraj and Saket region. Okay, Chandragupta ने साकेत और प्रयागराज का रीजन भी ऑक्यूपाई किया। गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू हो गया था और चंद्रगुप्ता वन ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, वो था महाराजाधिराजा, महाराजाधिराजा, because there were many feudatories under him. Okay, now he is not only a महाराजा, he was king of kings, मतलब जो feudatories थे उनका भी मैं king हूँ. Okay, so king of kings, महाराजाधिराजा. Okay, Chandragupta one's title was महाराजाधिराजा, and after Chandragupta one all the Gupta rulers, okay, mostly all the Gupta rulers took this title of महाराजाधिराजा. Okay, so Chandragupta one के बाद जो important ruler है वो है समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और इनके बारे में समझने के लिए हमें मैप भी देखना ज़रूरी है. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ने के लिए मैप बहुत ही ज़रूरी है. वो क्यों है? क्योंकि समुद्रगुप्ता ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. ओके, ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. समुद्रगुप्ता जाने जाते हैं अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन of the Gupta empire happened during the time period of समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड में ही हम लोग गुप्ता एम्पायर का एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन देख सकते हैं और इसीलिए समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है समुद्रगुप्ता को. आई राइट डाउन हियर. ओके, नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है और समुद्रगुप्ता ही इज़ नोन फॉर हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी. तो चलिए देखते हैं उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसी थी. सो समुद्रगुप्ता ने साउथ इंडियन किंगडम्स, ओके, 12 साउथ इंडियन किंगडम्स को ऑक्यूपाई किया था. ओके, समुद्रगुप्ता ने 12 साउथ इंडियन किंगडम्स को ऑक्यूपाई किया था और उनमें पल्लवास की जो एक कांचीपुरम रीजन है वो भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया और पल्लवास को ही उधर रीइंस्टेट करके रूल करने को बोला. ओके, सो आई टोल्ड यू गुप्तास दे यूज्ड टू ऑक्यूपाई kingdoms, they used to occupy kingdoms and they used to make those kingdoms their feudatories. So in the same way Samudragupta also occupied 12 kingdoms of South India including the Pallavas and he reinstated them. And he made them his feudatories. Okay, और उसके बाद इन्होंने यूपी मतलब गैंजेटिक वैली में 9 किंगडम्स जिसे अटविका राज्यास कहा जाता है वो ऑक्यूपाई किए और इन्होंने ये डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ला लिया. ओके, देन आफ्टर दैट ही ऑक्यूपाइड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ बंगाल, नॉट वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, नेपाल एंड असम एंड ही ब्रॉट देम अंडर हिज कंट्रोल. ओके, इन्होंने ये पूरे एरियाज अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर ला लिए और इनको अपने फ्यूडेटरीज बना दिया. ये जो इन्फॉर्मेशन है समुद्रगुप्ता के बारे में, ये जो भी इनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज, ये मेंशन किया गया है समुद्रगुप्ता की प्रयाग इंस्क्रिप्शन में. ओके, समुद्रगुप्ता की प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में बात किया है. सो व्हाट इज दिस प्रयाग इंस्क्रिप्शन? सी प्रयाग इंस्क्रिप्शन जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है. ओके, प्रयाग इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है. ओके, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है. प्रशस्ति मतलब प्रशंसा करना. किसी भी इंसान के बारे में जब आप लोग बढ़ा चढ़ा के या उनके बारे में मतलब क्या बोलते हैं, प्रशंसा, उनकी प्रशंसा करते हुए, किसी भी इंसान की जब आप प्रशंसा करते हुए इंस्क्रिप्शन लिखेंगे ना तो उसे प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन कहा जाता है. यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन. गॉट इट? सी समुद्रगुप्ता की जो भी व्हाट डू कॉल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो हम लोग जो डिस्कस किया हमने, उन्होंने 9 किंगडम्स इधर ऑक्यूपाई किए थे, इधर 12 किंगडम्स ऑक्यूपाई किए थे. ईस्टर्न इंडिया में असम, बंगाल और नेपाल को उन्होंने ऑक्यूपाई किया. वेस्टर्न इंडिया में सम पार्ट्स ऑफ शाकास और कुशांस जो एरिया में रूल करते थे वो एरियाज़ को भी
समुद्रगुप्ता ने अपने किंगडम का हिस्सा बना दिया था और पंजाब को भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। ये सब चीज़ें किधर मेंशन की गई हैं? ये मेंशन की गई है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में। ओके, तो क्या है ये प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। ओके, प्रशंसा करते हुए जब आप लोग एक इंस्क्रिप्शन लिखते हैं उसे प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जब मैं सोर्सेस के बारे में आपको पढ़ा रही थी, हिस्टोरिकल सोर्सेज, हाउ सोर्सेज हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, ये क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जाके फिर से देखिए। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको ये क्या बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन के बारे में ही एग्जाम्पल देके आपको बताया था। ओके, ये प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ओके, इधर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की। तो ये रही इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। सी द यूनिक फीचर, ओके, इस इंस्क्रिप्शन की एक खासियत ये है कि एक अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है। ओके, सी दिस इज एन अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन और उसी अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर समुद्रगुप्ता ने भी अपनी इंस्क्रिप्शन लिखी है। ओके, समुद्रगुप्ता ने भी अपने बारे में लिखा है। सी दिस प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन इट वॉज नॉट गिवन बाय समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने नहीं लिखा है ये प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। इट वॉज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट। इट वॉज रिटन बाय समुद्रगुप्ता's कोर्ट पोएट हरिसेना। हरिसेना समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे। उन्होंने समुद्रगुप्ता की प्रशंसा करते हुए प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन को दिया है। ओके, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है इट इज़ एन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ओके, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है ये एक अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है और सेम एक ही अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको एक जगह समुद्रगुप्ता की इंस्क्रिप्शन मिलेगी और दूसरी जगह आपको अशोका की इंस्क्रिप्शन मिलेगी, जो कि है इलाहाबाद, जो प्रेजेंट डे प्रयाग में है। इसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्रयाग इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये तीन एक ही इंस्क्रिप्शन है। ओके, दिस इज द इंस्क्रिप्शन। सो ग्रेटनेस ऑफ समुद्रगुप्ता is given in this inscription, and this inscription it was issued by the court poet of Samudragupta, who was he? हरिसेना। समुद्रगुप्ता के बारे में हम लोगों ने देख लिया और समुद्रगुप्ता की यही इंस्क्रिप्शन से हम लोग ये भी जानते हैं कि ही परफॉर्म अश्वमेध यागा और हम लोग ये भी देखते हैं कि समुद्रगुप्ता ही इशूड गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू की। ही इशूड गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स। ही इशूड गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स एंड डिफरेंट मोटिव्स विद इट। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स या पिक्चर्स हम लोग देख सकते हैं। समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स है, सॉरी, गुप्ता एम्पायर जाना जाता है अपने गोल्ड कॉइन्स के लिए, बट समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स हैं वो बहुत ही यूनिक हैं। ओके, दे आर वेरी यूनिक बिकॉज दे हैव डिफरेंट मोटिव्स। व्हाट वे द डिफरेंट मोटिव्स? क्या बोलते हैं, एक कॉइन पे वो वीणा प्ले कर रहे हैं। ओके, समुद्रगुप्ता ही इज प्लेइंग वीणा। दैट शोज दैट समुद्रगुप्ता ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ओके, समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स हम लोग पढ़ते हैं उससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि समुद्रगुप्ता को म्यूजिक पसंद था, क्योंकि एक कॉइन में वो एक कॉइन में वो वीणा प्ले कर रहे हैं। ओके, देन इन some coins he has issued, he is writing something that shows that he was a poet. Okay, then and in some coins he has given horse motive. horse का motive मतलब बेसिकली सिंबल बोल सकते हैं। okay, horse का सिंबल मिंट किया गया है one of the gold coins of Samudragupta. That shows that Samudragupta, this shows that Samudragupta has performed Ashwamedha Yaga. You can say horse sacrifice. This yaga it includes horse sacrifice. हम लोग एक अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें हम लोग different kinds of yagas डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर नाउ प्लीज रिमेंबर दैट समुद्रगुप्ता ही ऑक्यूपाइड अश्वमेधा यागा एंड वी नो दैट ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा यागा स्टडिंग हिज
coin. Studying his coin, we came to know about that he performed Ashwamedha Yaga, and studying his coin, seeing his coin, we came to know that he was interested in music because he was playing veena. Or Samudragupta, in his Allahabad pillar inscription or Prayag Prashasti inscription, he is addressed as लिच्छावी दुहित्रा. प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में लिच्छावी दुहित्रा के नाम पे एड्रेस किया गया है. व्हाट इज लिच्छावी दुहित्रा? द सन ऑफ लिच्छावी, क्योंकि समुद्रगुप्ता की जो माँ थी वो लिच्छावी प्रिंसेस थी, राइट. चंद्रगुप्ता वन मैरिड लिच्छावी प्रिंसेस, सो लिच्छावी प्रिंसेस का बेटा था वो, इसलिए समुद्रगुप्ता को लिच्छावी दुहित्रा का टाइटल भी दिया गया था. और इन्होंने एक और टाइटल लिया था जिसका नाम था, ओके, समुद्रगुप्ता ने अपने आप को टाइटल दिया था जिसका नाम था पराक्रमणा. ओके, और इसके बाद समुद्रगुप्ता के बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता 2 के बारे में. सो चंद्रगुप्ता, ही इज नोन फॉर हिज डिप्लोमेसी. चंद्रगुप्ता is known for his diplomatic skills. Okay, he is known for his diplomatic skill, and at the same time he is also known as for his military techniques. Okay, चंद्रगुप्ता 2 जो थे वो अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए जाने जाते थे और अपने मिलिट्री टेक्निक्स के लिए भी जाने जाते थे. और चंद्रगुप्ता 2 ने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई चंद्रगुप्ता 2 वी कैन ऑल्सो कॉल हिम चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य. ओके, चंद्रगुप्ता 2 को चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था. ओके, और इन्होंने चंद्रगुप्ता 2 ने ही गेव हिज डॉटर. Why he is known good at diplomatic skills? We'll see here. Okay, he gave his daughter Prabhavati Gupta. Okay, उनकी डॉटर प्रभावती गुप्ता को चंद्रगुप्ता 2 ने शादी करवाई थी वाकाटका प्रिंस. Okay, so did you get it? Chandragupta 2 was also known as Chandragupta Vikramaditya because he took the title of Vikramaditya. Okay, then Chandragupta 2, he was known for his diplomatic skills and military techniques. वो अपने diplomatic skills और military techniques के लिए जाने जाते थे. और चंद्रगुप्ता 2 की जो बेटी थी, क्यों वो डिप्लोमेटिकली बहुत स्किल्ड थे वो इधर हम लोग देखेंगे. चंद्रगुप्ता 2 की जो बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उन्होंने अपनी बेटी को वाकाटका के रूलर, मैंने बताया था शातवाहनास, they were defeated by वाकाटकास. ओके, सो वाकाटका के जो प्रिंस रुद्रसेना 2 थे उनसे अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता को शादी कराया था. ओके, रुद्रसेना जो वाकाटका के प्रिंस थे उनसे प्रभावती गुप्ता की शादी कराई थी चंद्रगुप्ता 1 ने. और अनफॉर्चुनेटली रुद्रसेना गुजर गए. ओके, ही डाइड, और प्रभावती गुप्ता का एक माइनर सन था. ओके, और दैट इज द रीजन व्हाई प्रभावती गुप्ता she became the ruler of वाकाटका एम्पायर. ओके, वाकाटका डायनेस्टी की रूलर प्रभावती गुप्ता बनती है. प्रभावती गुप्ता सिर्फ नाम के लिए रूलर बनी थी क्योंकि उनके जो भी डिसीशंस थे उसमें उनके पिता चंद्रगुप्ता 2 का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था. ओके, और वाकाटका रूलर, ओके, वाकाटका एम्पायर के हेल्प से चंद्रगुप्ता 2 ने साका रूलर रुद्रसेना 2 को डिफीट किया था. ओके, रुद्रसेना 3. और चंद्रगुप्ता 2 ने वही वाकाटका किंगडम के हेल्प से साका रूलर 3, जो कि साका रूलर थे, उन्हें डिफीट किया. एंड ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल सकारी. ओके, सकारी वाज द टाइटल ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य और चंद्रगुप्ता 2. एंड चंद्रगुप्ता 2 ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेध यागा. चंद्रगुप्ता 2 ने भी अश्वमेध यागा को परफॉर्म किया था. ओके, देन आफ्टर चंद्रगुप्ता वी हैव कुमारगुप्ता. आफ्टर चंद्रगुप्ता वी हैव टू डिस्कस अबाउट कुमारगुप्ता. टाइम पीरियड मैंने आपको पहले ही बता दिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट अगेन. सो व्हेन इट कम्स टू कुमारगुप्ता, सी द टाइम पीरियड ऑफ कुमारगुप्ता, इट इज कंसिडर्ड एज अ पीरियड ऑफ वेरी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. ओके, कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड में हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं गुप्ता एम्पायर में. ओके, और कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड में हुनास दे वर ट्राइंग टू इन्वेड बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. ओके,
Hun invasion कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड से ही शुरू हो गए थे, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. And Kumaragupta's time period he is considered to be very peaceful and prosperous. It is known for its peacefulness and prosperity. उसके peacefulness और prosperity के लिए जाना जाता था कुमारगुप्ता का जो टाइम पीरियड था. और इन्हीं के टाइम पीरियड में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी देखते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डेवलप्ड अंडर कुमारगुप्ता. नालंदा यूनिवर्सिटी भी कुमारगुप्ता के टाइम पीरियड में ही डेवलप हुई थी. और इसके साथ साथ और कुमारगुप्ता ने अपने आप को एक टाइटल दिया था, उसका नाम था सकरादित्य. इन्होंने भी बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स अपने नाम पे इश्यू किए थे. ओके, ही इश्यूड मेनी गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स इन हिज नेम. देन द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी ही वाज स्कंदगुप्ता. ओके, स्कंदगुप्ता ही इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. और जब स्कंदगुप्ता के टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग ये देख सकते हैं कि हुन इन्वेशन इंक्रीज हो रहा था. ओके, हुनास दे वर इन्वेडिंग एंड द एम्पायर इट वाज वीकनिंग. एम्पायर बहुत वीक हो रहा था. हुन इन्वेशंस ज़्यादा हो रहे थे. और इन्होंने एक पिलर इंस्क्रिप्शन दी थी, वो थी भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन. इनका टाइम पीरियड जब शुरू हुआ था गुप्ता एम्पायर इट वाज वीकनिंग बिकॉज लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेशंस वर हैपनिंग. व्हाट हु वर द फॉरेनर्स हु वर इन्वेडिंग? हुन इन्वेशंस. हम लोग हुन्स कौन थे उसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे, पर आपके लिए याद कर लीजिए कि हुन इन्वेशंस हो रहे थे और एम्पायर बहुत वीक हो रहा था और रोमन ट्रेड भी डिक्लाइन में था. ओके, गुप्तास का जो ट्रेड था रोमन एम्पायर से वो भी डिक्लाइन हो रहा था. और गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था स्कंदगुप्ता के टाइम पीरियड से. ओके, स्कंदगुप्ता के टाइम पीरियड से हम लोग गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन देख सकते हैं. ओके, तो अब तक हमने पूरा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ओके, जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है गुप्तास का वो हमने डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया हमने? पहले तो हम लोगों ने उनका पॉलिटिकल एक्सपेंशन देखा. ओके, पॉलिटिकल मैप मैंने आपको दिखाया था कि गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंशन क्या है, वो मैंने आपको बताया. और मैंने ये भी बताया कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे मतलब किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट करते थे गुप्तास, वो मैंने डिस्कस किया. और उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर के कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीगुप्ता टू स्कंदगुप्ता. देन फर्स्ट वी हैव श्रीगुप्ता, देन घटोत्कच. ये दो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है गुप्ता एम्पायर के बारे में. जब हम लोग पढ़ते हैं ये दो रूलर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं. इनको हम लोग श्रेय दे सकते हैं कि दे वर द फाउंडर्स who laid the foundation, but the actual rule of the Gupta Empire started from Chandragupta I. Chandragupta I, he is the most important ruler, and after that we have Samudragupta, then Chandragupta II, also known as Chandragupta Vikramaditya. Then after Chandragupta Vikramaditya we have Kumaragupta and Skandagupta, and during the time period of Skandagupta the decline of Guptan Empire already started. Okay, so this was it guys. आज हमने डिस्कस कर लिया अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री. गुप्ता के रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली. नेक्स्ट क्लास है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. ओके, गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. और सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस कंडीशंस ऑफ गुप्ता डिस्कस करेंगे और द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर. ये तीन चीज़ें हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था गुप्तास के बारे में जिसमें हम लोगों ने chronological history of Guptas देख लिया. Okay, please if you find this video share it with your fellow aspirants and please revise this video once again. Okay, revise this video once again. Try to remember which titles were taken by which rulers, because usually we have seen UPSC has started asking facts based questions also. So please try to remember that. Revise this video and stay tuned for the next video, because our next video, it is very important for your UPSC prelims and even for your mains examination. So please stay tuned and see you in the next video. Bye bye.